बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, दो इक्वल पावर्स जब आपस में जंग छेड़ देती है ना, तो उसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके अंदर एक तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन होता है कि कौन जीतेगा, आउटकम क्या होगी। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है, जो कि असल में इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता है कि आउटकम क्या होगी। आउटकम वाले सवाल से जुड़ा हुआ एक सबसे मेन सवाल ये होता है कि कंट्रोल किसके पास रहेगा जंग का। जो साइड जंग की स्पीड को और जंग को कंट्रोल करती है, आउटकम भी वही डिसाइड करती है। इन दिनों आप रशिया यूक्रेन की जंग देख रहे हैं, तो कंट्रोल इस वक्त प्यूटिन के हाथ में, तो आउटकम भी प्रोबेबली प्यूटिन ही डिसाइड करेगा, वेस्ट डिसाइड नहीं करेगी। वेस्ट वालों को अगर आउटकम डिसाइड करनी है इस जंग की, या अमेरिका को आउटकम अपनी फेवर में डिसाइड करनी है, तो पहले जंग का कंट्रोल जो है ना, उसकी स्पीड का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, और वो अभी तक ये करने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका और चाइना के दरमियान भी एक कोल्ड वार छिड़ी हुई है कई साल से लेके, और ये अमेरिका ने छेड़ी बेसिकली, क्योंकि चाइना खामोशी के साथ उनको ओवरटेक करता जा रहा था और उनसे ज़्यादा एक पावरफुल मुल्क बन के उभर रहा था। तो उसकी राइज को रोकने के लिए अमेरिका ने ये जंग स्टार्ट कर दी। नाउ इस जंग को स्टार्ट करते वक्त भी मुझे लगता है कि ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, कि इस जंग को कंट्रोल कौन कर रहा होगा, वॉर किसके कंट्रोल में होगी, इसको थोड़ा सा डाउन प्ले कर गए अमेरिकन। वो यूं कि अमेरिकन से समझ रहे थे कि जंग का जो महवर होगा, सेंटर जो होगा, बैटल ग्राउंड, वो एशिया होगा, और हम भी यही समझ रहे थे। जाहिर सी बात है कि एशिया इसका सेंटर होगा। लेकिन इस वक्त ये जो कोल्ड वार है ना, इसके अंदर एक नई हमें डायमेंशन इसकी नज़र आ रही है, और वो यूरोप नज़र आ रही है। यानी जितना टेंशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशिया के अंदर होगा, हमें उससे ज़्यादा टेंशन यूरोप के अंदर नज़र आ रहा है। यानी सेंटर जो है ना महवर जंग का, वो बजाय एशिया के, एशिया यानी चाइना का होम ग्राउंड, बजाय एशिया के यूरोप की तरफ इसका बैटल ग्राउंड हमें शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और यूरोप जो है वो जाहिर सी बात है अमेरिका का होम ग्राउंड है। नाउ ये जो इक्वेशन में तब्दीली आई है ना, एशिया से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है यूरोप के अंदर, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा वो यूक्रेन की जंग रही। अगर यूक्रेन की जंग स्टार्ट ना होती तो शायद यूएस चाइना कोल्ड वार का मरकज भी एशिया ही रहता। इस वक्त दो मरकज बन गए। वैसे तो सेंटर एक ही होता है किसी भी चीज़ का, लेकिन इस वक्त यूं लग रहा है कि ट्रांजिशनल पीरियड से हम गुजर रहे हैं। अमेरिकन समझ रहे थे एशिया में लड़ेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में लड़ेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन उनके लिए यूरोप के अंदर क्रिएट हो गई हैं यूक्रेन वाली जंग के बाद। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनारियो यहाँ पर डेवलप हो गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक बड़ा ज़बरदस्त इस पे आर्टिकल लगाया है। वो कहते हैं कि द ट्रू बैटल ग्राउंड इन द यूएस चाइना कोल्ड वार विल बी इन यूरोप। ये ओपिनियन उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग ओपिनियन उन्होंने लगाया है। कहते हैं कि द कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू जायंट्स वॉन्ट बी इन द ग्लोबल साउथ, वेयर द यूएस हैज ऑलरेडी लॉस्ट आउट टू चाइना, while in the Indo-Pacific, few nations want to take sides. Rather, it will be in Europe, where the US has most of its allies and China is the largest trading partner. तो शिफ्ट हो रहा है इसका सेंटर, यानी कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई अमेरिकन को। आप देखें कितने मुल्क ऐसे हैं हमारे रीजन के अंदर, आप देख लीजिए कई साल से इसका सेंटर यही बना रहा है। एशिया इसका सेंटर कई साल तक बना रहा है। यानी यूँ समझिए कि 2018 से लगा लें, 2018 से लेके अब तक इसका सेंटर एशिया ही रहा। लेकिन एशिया में आखिर कितनी कामयाबी मिली अमेरिका को? आखिर ऐसे कितने मुल्क हैं एशिया के जिन्होंने ओपनली अमेरिका की साइड ले ली अगेंस्ट चाइना? कितने मुल्क हैं? आपको पता है ये फॉरेन अफेयर्स ने क्या स्टोरी लगाई है एक दो रोज़ पहले? वो कहते हैं ये इंडिया भी सिंसियर नहीं है अमेरिका के साथ। वो भी जो है ना, इसके ऊपर जो भी रिलाय कर रहा है अमेरिका के अंदर कि ये कोई हमारे लिए बड़ा कोई ज़बरदस्त रोल प्ले करेंगे, वो गलत है। उनकी असेसमेंट गलत है। फॉरेन अफेयर्स का ज़रा मैं आपको ये हेडलाइंस दिखाता हूँ। इंडिया भी नहीं है यहाँ पे अमेरिका के हमदर्दों में। ये ज़रा देखिए फॉरेन अफेयर्स, ये दुनिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से बड़ा है, कहते हैं ना, जो दुनिया भर में पढ़ा जाता है फॉरेन अफेयर्स को। कहते हैं अमेरिकाज बैड बैट ऑन इंडिया, न्यू दिल्ली वॉन्ट साइड विद वाशिंगटन अगेंस्ट बीजिंग। वो सिर्फ उस हद तक जाके अमेरिका की साइड लेंगे जिस हद तक उनके अपने इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे होंगे, उससे आगे तो हेल्प ही नहीं करेंगे। इसका मैं कुछ यूँ समझाऊँ कि अगर अमेरिकन समझ रहे हैं कि ये कोई साउथ चाइना सी में इनकी आकर हेल्प करेंगे इनकी, या फिर ताइवान के मामले पे या किसी भी और मामले पे इनकी हेल्प करेंगे, तो इट वॉन्ट हैपन।
ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की पता मदद कहाँ करेंगे, आइए हिमालयाज में लड़िए हमारे साथ मिलके चाइना के साथ, इस तरह की कोई हेल्प ऑफर करेंगे अमेरिकन को, जो कि बेसिकली इनकी अपनी हेल्प होगी। आइए हमारे साथ मिलके लड़िए हिमालयाज में, आइए हमारे साथ मिलके लड़िए लद्दाख में, अरुणाचल में, इस तरह की हेल्प ऑफर करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। ये एक राय दुनिया के अंदर पुख्ती होती चली जा रही है। तो एशिया में इंडिया उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी अमेरिकन का वही धपड़धूस होता हुआ नजर आ रहा है और वही उनको सपोर्ट इतनी उस लेवल तक नहीं कर रहा। देखिए ना क्या एनएसए अजीत डोवाल जो है किस तरह से पुतिन को और रशिया के टॉप ऑफिशियल्स को वहां पर छुप छुप आके कह रहा है कि यूक्रेन की जंग को डाउन प्ले करेंगे, G20 के अंदर आप आइएगा, डाउन प्ले करेंगे, उस लेवल पर इसको जाकर नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से इसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से वो हार चुके हैं एशिया के अंदर। जितनी उम्मीद की जा रही थी अमेरिकन से इसको कम्पीट करेंगे वो नहीं हो रहा, लेकिन सही वाला कंपटीशन यूरोप के अंदर शुरू हो चुका है। और इसी को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने असल में रिपोर्ट किया कि सही वाला कंपटीशन यहां पे शुरू हो रहा है यूरोप के अंदर। आगे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट खबर लगा रहा है कि यूरोप से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लाइज इन हाउ इट डील्स विद मेजर पावर्स सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना इंडिपेंडेंटली, बट इट वॉन्ट हैपन एनी टाइम सून। विद वॉर रेगिंग इन यूक्रेन, Europe is more reliant than ever on America. In reaction to Macron's comments, US Senator Marco Rubio said, if world would not pick a side between the US and China over Taiwan, then maybe the United States should focus on Taiwan and let the Europeans handle Ukraine themselves. तो अब देखिए कितनी सख्त वहां पर डिवीजन यूरोप के अंदर क्रिएट हो रही है। मैक्रॉन और दीगर उसके जो हमनवा लीडर्स हैं यूरोप के, वो कह रहे हैं हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, अमेरिका से आज़ादी। वो पाकिस्तान के अंदर जैसे इमरान खान का नारा था ना, हकीकी आज़ादी चाहिए हमें, तो वहाँ पर भी हकीकी आज़ादी के नारे लग रहे हैं यूरोप के अंदर। हकीकी आज़ादी चाहिए, यूरोप को पावर पोल बनना चाहिए, रशिया और चाइना और अमेरिका की तरह हमें पावर पोल बनना चाहिए, एक और नया पावर पोल दुनिया का, यूरोपियन पावर पोल। ये आइडिया मैक्रोन ने ना सिर्फ फ्लोट किया है बल्कि यूरोप के बहुत से लीडर्स उससे सहमत भी हैं। अब मुझे बताएं अमेरिका कहाँ खड़ा है। वो मैंने जो शुरू में बात की ना, जंग छेड़ना आसान होता है, जंग का कंट्रोल हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि मित्रों हम तो इन बड़ी बड़ी पावर्स की बात कर रहे हैं ना। देखें अमेरिका और चाइना इक्वल पावर्स हैं, ठीक है ना, इन दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है। अमेरिका कोई छोटी फोर्स नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये जो दबड़दूस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई छोटी फोर्स है, ऐसा नहीं है। इनके पास हकीकतन बहुत ज्यादा पावर आज भी मौजूद है। दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को ये कंट्रोल करते हैं, बहुत शानदार किस्म की इनकी मिलिट्री है, पावर जबरदस्त इनका हर मुहाज पे आपको नजर आएगा। लेकिन इक्वल पावर्स जब भी लड़ती हैं, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, जंग का कंट्रोल क्योंकि आपके हाथ में नहीं रहता, सामने वाली फोर्स भी है। अब दोनों में गुत्थम गुत्था होते हैं, जो कंट्रोल हासिल करेगा वही विक्टोरियस होगा असल में ना। यहां पर तो इक्वल पावर्स की लड़ाई में कंट्रोल हासिल करने की बात हो रही है ना। मैं आपको अफगानिस्तान का मिसाल देता हूं, छोटी सी फोर्स अफगान तालिबान, कहां अमेरिका कहां तालिबान, कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तरफ दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं, दूसरी तरफ मॉडेस्ट किस्म के हथियार हैं, पुराने जमाने के। AK-47 ज्यादातर यूज करते थे, बल्कि तालिबान तो आपको पता है ज्यादातर इनका फेवरेट हथियार आज तक वही है, वो 80s-90s वाला जो हथियार, वही सबसे ज्यादा इनका हथियार वही यूज होता था। इससे सारे अरसे के दौरान जब ये गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते थे तो इनका सबसे बड़ा हथियार यही होता था, इनको यही पसंद थी, AK-47। तो कोई मुकाबला ही नहीं था मिलिटरली। लेकिन क्या अमेरिका जंग के अंदर कंट्रोल हासिल कर पाया? अफगानिस्तान के अंदर नहीं कर पाया, छोटी फोर्स के खिलाफ भी नहीं कर पाया। मतलब तालिबान और अमेरिका का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जंग का कंट्रोल वहां पर भी अमेरिका के हाथ में नहीं रहा सारे के सारे 20 साल तक। 80% से ज्यादा इलाका थ्रू आउट जब से जंग शुरू हुई अफगान तालिबान के पास, रूरल एरियाज खास तौर पे, अमेरिका का कंट्रोल अर्बन सेंटर्स के ऊपर रहा, लेकिन तालिबान का कंट्रोल रूरल एरियाज के ऊपर ज्यादा, 80% अफगानिस्तान उनके पास। तो वहां पर ही जंग कंट्रोल नहीं हुई। तो यहां तो बहुत बड़ी जंग की हम बात कर रहे हैं जिसका स्कोप पूरी दुनिया के अंदर है, आलमी सतह पर। तो यूं लग रहा है कि जैसे एशिया वाला जो सेंटर था ना, अमेरिकन चाह रहे थे ये सेंटर बने एशिया का रीजन, यूं लग रहा है यहां पर चीजें जबरदस्त हो रही हैं और नया सेंटर कोल्ड वार का डेवलप हो रहा है, वो यूरोप है। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं, जो जंगें यूरोप के अंदर से इमर्ज होती है ना, दुनिया की हिस्ट्री बताती है, वो बहुत ही भयानक होती हैं, बहुत ही डेडली होती हैं। इंसानी तारीख की जो सबसे बड़ी जंग थी वर्ल्ड वार 2 यूरोप से इमर्ज हुई,
वर्ल्ड वार 1 यूरोप से इमर्ज हुई। वर्ल्ड वार 2 जैसी जंग दुनिया ने कभी नहीं लड़ी। इतने इंसान, करोड़ों इंसान कहां पर भी कभी भी हिस्ट्री में किसी जंग में नहीं मारे गए जो वर्ल्ड वार 2 में मारे गए। तो यूरोप से जो भी जंग इमर्ज होती है वो भयानक रुख अख्तियार कर लेती है और वो पूरी दुनिया को अपनी फिर लपेट में ले लेती है। और इस वक्त यूं लग रहा है कि सेंटर जो कोल्ड वार का है वो यूरोप की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है।